वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूरत में 1 करोड़ रुपए का गांजा जब्त किया गया है। नेवल चेक पोस्ट के पास पुलिस ने गांजा जब्त किया है। उड़ीसा से गांजा मुंतकिल किया गया था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। उड़ीसा में भी इस मामले की जांच होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूरत में 1 करोड़ रुपए का गांजा जब्त कर लिया गया है। नेवल चेक पोस्ट के पास पुलिस ने ये गांजा जब्त किया है। उड़ीसा से ये गांजा मुंतकिल किया गया था। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उड़ीसा में भी इस मामले को लेकर के जांच होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तीनों नए ज़रिए क़वानीन को वापस लेने का ऐलान किया है, लेकिन एहतजाजी किसान फिलहाल एहतजाज खत्म करने के मूड में नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले आज लखनऊ में किसान महापंचायत बुलाई गई है। शहर के इको गार्डन में महापंचायत होने जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने इस बारे में ट्वीट किया है और कहा है, चलो MSP गारंटी कानून किसान महापंचायत के लिए लखनऊ चलते हैं। उन्होंने कहा कि ज़राई इस्लाहात की बातें फर्जी है, सिर्फ MSP की गारंटी किसानों की हालत बेहतर कर सकती है। आज महापंचायत के बाद 26 नवंबर को तमाम सरहदों पर किसानों का हुजूम होगा और 29 नवंबर को पार्लियामेंट मार्च का ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब मरकजी हुकूमत बुध को होने वाली काबीना की मीटिंग में 3 ज़रिए क़वानीन को वापस लेने के बिलों को मंजूरी दे सकती है। लखनऊ तो एक प्रस्तावित है, क्योंकि अजय टेनी यहाँ का ये रहने वाला, जिसने किसानों को जीप से मरवाया, वो यहाँ का ही है। उसको बर्खास्त करो और MSP पे गारंटी कानून बनाओ। MSP गारंटी कानून बने। 750 किसान शहीद हुए हैं, उनका ध्यान रखा जाए। जो पोल्यूशन वाला वो पॉलिसी है उस पर काम करें, और जो दूध का एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं उसके भी खिलाफ हम हैं। बीज कानून ये लेकर आना चाहते हैं। तो ये बहुत से सवाल हैं। हमारे नुमाइंदे ऋषभ मनी बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके। ऋषभ, किसानों की महापंचायत बुलाई गई है लखनऊ में, कैसा मंजर देखने को मिल रहा है, क्या कहना है किसानों का? आज लखनऊ की सरजमी पे देखिए मुनाजा, इस वक्त किसान महापंचायत शुरू हो चुकी है। मंच पर तमाम अलग अलग किसान संगठनों के नेता हैं जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से आए हुए हैं। उनकी ओर से तकरीरें दी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है, लब्बो लुआब सबकी तकरीर का यही है कि जब तक MSP पे गारंटी का कानून नहीं बनाया जाएगा, जब तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा पीछे अगर पैन करके दिखा पाए, आप देख सकते हैं बाहर यहाँ राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में भारी भीड़ है। अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से तमाम किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग, उनके नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। समय समय पर यहाँ पर भाषण हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और हर भाषण, हर नारेबाजी का लब्बो लुआब यही है कि MSP पर गारंटी का कानून लागू किया जाए। जो किसानों की लागत है, उस लागत के हिसाब से उनको एक धनराशि की गारंटी दी जाए, उतना पैसा उनको मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ लखीमपुर में जो घटना हुई थी, जहां पर 4 किसानों को जीप से कुचलकर मारा गया था, उसके लिए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को दोषी मानते हुए उनको बर्खास्त करने की मांग की जा रही मुनाजा। हालांकि अभी भी इंतजार हो रहा है राकेश टिकैत का कि राकेश टिकैत मंच पर आते हैं, वो क्या बोलते हैं मुनाजा। बिल्कुल ऋषभ, और एक तरफ जब ये ऐलान हुआ कि तीनों ज़रिए क़वानीन वापस ले लिए जाएंगे, खुशी देखी गई, लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माफ़ी भी मांगी और कहा कि एक पार्लियामेंटेरियन प्रोसेस के थ्रू ही अब ये रिपील होंगे कानून, तो ऐसे में किसान क्यों इत्मीनान नहीं हो रहा किसानों को कि मज़ीद जो है इसकी प्रोसेस जो है अब आगे बढ़ेगी? क्या किसानों को अभी यकीन नहीं है कि जो ये प्रोसेस है ये शुरू होगा, या फिर सरकार जो है इनके हक में बेहतर आगे कुछ कर पाएगी? किसान नेताओं को देखिए मुनाजा, जो यहाँ पर किसान नेताओं की ओर से तकरीर दी जा रही, जो हम सुन पा रहे हैं, उनका ये कहना है कि बीते कुछ समय से ये 3 कृषि कानूनों के
खिलाफ प्रदर्शन में वो इतने व्यस्त हो गए थे कि उनकी तमाम और जो जरूरतें थे, उनकी जो मांगें थी, उस पर गौर नहीं किया गया, जिसमें एमएसपी पर गारंटी का कानून है। और इसी के बीच में लखीमपुर वाली एक घटना भी हो जाती है। तो उनका कहना है कि सिर्फ कृषि कानूनों के बीच से हमें उलझे नहीं रहना, किसानों की और भी जो पेशतर समस्याएं हैं, जो उनकी शिकायतें हैं, उनको भी दूर करे सरकार। मुनाजा वहीं मुलाकात की भी बात की थी इससे पहले, राकेश टिकैत ने कहा था कि बातचीत होनी चाहिए सरकार से। तो क्या सरकार इस मूड में लगती है कि अब तो ऐलान कर दिया है, अब बातचीत होनी चाहिए, अब एमएसपी पे के हवाले से भी बातचीत करनी चाहिए सरकार? देखिए, राकेश टिकैत ने भी ये बोला है और यहाँ मंच से भी नेता बोल रहे हैं कि कानून वापस तो जरूर लिया गया है, लेकिन अभी इंतजार करना पड़ेगा कि जो संसद और कैबिनेट के माध्यम से विधायी प्रक्रिया उसके जरिए कैसे वापस होती है। इसी के साथ साथ तमाम यहाँ पर जो लीडरान हैं वो इस तरह की बात कह रहे हैं कि एक तरफा ये डिसीजन लिया गया है, किसान नेताओं से भी बात होनी चाहिए थी। वहीं ऋषभ, यूपी के सियासी माहौल में किसानों का दोबारा से इस तरह से एक बार मुतालबा करना, और हालांकि माफी मांगी गई थी तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी के हक में ये जा सकता है फैसला, लेकिन किसान जो है वो अभी भी अपने बातों पर डटे हुए हैं, उन्होंने अपना एहतजाज छोड़ा नहीं है, सड़कों पर अभी भी है। तो क्या किस तरह के माहौल में तब्दील होगा आने वाले चुनाव में किसानों का अपने धरने पर डटे रहना? देखिए, 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और जाहिर सी बात है किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा होगी। अब कोशिश ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जरूर की गई है कि जो उनकी सबसे बड़ी मांग थी उस मांग को पूरा किया जा रहा है, लेकिन उससे अलहदा भी उनकी कुछ और मांगे हैं, कुछ और दिक्कतें हैं। आने वाले समय में क्या सरकारें उस पर ध्यान देती हैं, कुछ कहती हैं या उन शिकायतों को दूर करती है, ये जानना भी काफी अहम हो जाएगा। चुनाव है, लिहाजा अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से किसानों को समर्थन उनका मिल जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहें तो राष्ट्रीय लोकदल एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है जिनसे भारी मात्रा में किसान जुड़े हुए हैं। जो फिलहाल बात चल रही थी कि समाजवादी पार्टी से उनका अलायंस होने वाला है, अब देखना ये होगा कि उनका अलायंस किसके साथ होता है और किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसान और किसान आंदोलन का रोल रहता है। मुनाजा ऋषभ, वही ऑपोजिशन पार्टियां जहां किसानों को मुबारकबाद देती हुई दिखाई दी, कहा भी कि ये किसानों की जीत है, ये किसानों की मेहनत है कि वो रंग लाई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसको अपना क्रेडिट भी समझते हैं कि तमाम तरह ऑपोजिशन पार्टियों ने जिस तरह से सेंटर के खिलाफ इन ज़रूरी कवानीन के हवाले से किसानों का साथ दिया। तो क्या वाकई जो बेनिफिट है इस चीज का, इस ऐलान का, रिपील का, वो ऑपोजिशन पार्टियों को मिल पाएगा? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अब आज की ये महापंचायत हो जाए, फिर इसके बाद इनका जो ऐलान है संसद को घेरने का, अभी थोड़ा सा समय और इंतजार करना होगा। देखना होगा कि प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद और जिस तरह से उन कानूनों को वापस लेने की विधायी प्रक्रिया शुरू होगी कैबिनेट और संसद के जरिए, उसके बाद किसान जो संगठन है उनका क्या रुख रहता है, इसके बाद तमाम बातों पे कहना मुनासिब होगा। मुनाजा ऋषभ, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, 55th बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अपनी बटालियन में आने की तुरंत बाद से ही कई सफल अभियानों का उत्कृष्ट नेतृत्व करते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया। 14 फरवरी 2019 को
पुलवामा के सीआरपीएफ काफिले पर हुए आईईडी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की गांव पिंगलाना, जिला पुलवामा में मौजूदगी की सूचना मिलने पर 18 फरवरी 2019 को चलाए गए अभियान का मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने नेतृत्व किया। खोजबीन के दौरान आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में घायल होने के बावजूद इस जांबाज अधिकारी ने अपने रणकौशल से आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो छुपे हुए आतंकवादियों की गोलियों की बौछारों के बीच रेंगते हुए उनके नजदीक पहुंचे। भागते हुए आतंकवादियों पर सटीक गोलीबारी करते हुए एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश-ए-मोहम्मद तंजीम के खतरनाक आतंकवादी के रूप में हुई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अंततः मेजर विभूति ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल एवं माता श्रीमती सरोज ढोंडियाल। नायब सूबेदार सोमवीर, द जाट रेजिमेंट 34th बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। मरणोपरांत नायब सूबेदार सोमवीर 34 राष्ट्रीय राइफल्स जाट की उस असॉल्ट टीम का हिस्सा थे जिसने जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन की योजना तैयार की तथा उसे अंजाम देते हुए 3 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया। लक्षित मकान की घेराबंदी करते समय नायब सूबेदार सोमवीर ने विशिष्ट सैन्य कुशलता तथा साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों के बच निकलने के सबसे संभावित रास्तों पर अपनी और अपने साथी की तैनाती की। एक आतंकवादी ने भीषण गोलीबारी के साथ साथ ग्रेनेड दागते हुए उस घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया, जिसमें उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। नायब सूबेदार सोमवीर ने अपने साथी को खतरे में देख स्वयं के प्राणों की परवाह न करते हुए जख्मी होने के बावजूद आमने सामने की लड़ाई में उस आतंकवादी को मार गिराया। बाद में उसकी पहचान एक खूंखार विदेशी आतंकवादी के रूप में की गई। सीने में एवं गर्दन में गोलियां लगने के कारण अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुए। नायब सूबेदार सोमवीर ने भीषण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता तथा अटूट निस्वार्थ सेवा भाव का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायक सूबेदार सोमवीर की पत्नी श्रीमती सुमन देवी एवं माता श्रीमती राजेंद्र देवी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी की अर्जी पर कल सुप्रीम कोर्ट करेगा समाअत। त्रिपुरा मामले पर होगी समाअत। अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, त्रिपुरा में नज़्म नस्क की सूरत हाल खराब हो रही है। टीएमसी सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई। टीएमसी की अर्जी पर कल
सुप्रीम कोर्ट समाप्त करेगा। त्रिपुरा मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट समाप्त करेगा। त्रिपुरा में नज्मो नस्क की सूरत हाल खराब हो रही है। इस हवाले से टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और इस मामले को लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। त्रिपुरा में बिगड़ते हुए नज्मो नस्क के हवाले से टीएमसी ने अर्जी दाखिल की है, सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है और इस मामले को लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। तृणमूल कांग्रेस के 10 से 12 मेंबरान पार्लियामेंट का एक वफ्द त्रिपुरा में पुलिस की मुबैना बर्बरियत के मामले पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मिलने इतवार को दिल्ली पहुंचा हुआ है। टीएमसी ने अमित शाह से मुलाकात का वक्त मांगा है और पार्टी लीडरान आज से धरने पर बैठने वाले हैं। त्रिपुरा में 25 नवंबर को होने वाली बल्दियाती इंतखाबात से कबल बीजेपी और टीएमसी कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ है। टीएमसी के एमपी डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करते हुए तनकीद की थी और लिखा है कि त्रिपुरा में गुजरात मॉडल टीएमसी ऐसी फैशिस्ट बर्बरियत को कभी कबूल नहीं करेगी। जराये के मुताबिक वक्त 15 से ज्यादा अरकान पर मुश्तमिल है। 2 रोज कबल खुई जिले के तेलियामुरा में तसादुम में कम अज कम 19 अफराद जख्मी हुए थे, जिसके बाद इलाके में दफा 144 के तहत पाबंदियां नाफिज कर दी गई है। दिल्ली पहुंचने वाले तमाम मेंबरान पार्लियामेंट त्रिपुरा पुलिस के जरिए टीएमसी मकरबी बंगाल यूनिट के यूथ विंग की सेक्रेटरी सयानी घोष की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी धरना देंगे। The law and order situation in Tripura is very grave. डिसीजन लेने के लिए तो आपका चांस ही नहीं मिल रहा, हमको जाने तो दीजिए। त्रिपुरा में जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। विचार व्यवस्था पर आस्था रखते हैं, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। We'll talk, no doubt. Since yesterday, we are trying to get times from the Honorable Home Minister, but it has been refused. Actually, it has been refused. Time to time, it has been told 5 or 10 minutes. I am communicating. आज मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी 4 रोजा दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगी। ममता बनर्जी शाम तक दिल्ली पहुंचने वाली है। तीसरी बार मगरबी बंगाल के वज़ीर-ए-आला बनने के बाद ये उनका दिल्ली का दूसरा दौरा है। दौरे के दौरान ममता बनर्जी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाली है। ममता बनर्जी मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात कर सकती है, ताहम दिल्ली पहुंचने पर वो पहले पार्लिमानी पार्टी के साथ मीटिंग करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात में रियासत के मुतालबात के साथ साथ रियासत के सरहदी इलाकों में बीएसएफ की मौजूदगी बढ़ाने के मामले पर भी बातचीत मुतवक्का है। जराये के मुताबिक मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में बराह रास्त अपने एतराज़ात उठा सकती हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद है यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। मुंबई हाईकोर्ट में आज समीर वानखेड़े के वालिद ज्ञानदेव वानखेड़े की दरख्वास्त पर समाअत होगी। समीर वानखेड़े के वालिद ने नवाब मलिक के खिलाफ हद की इज्जत की अर्जी दाखिल की थी और 100 करोड़ रुपए के मुआवजे का मुतालबा भी किया था। अर्जी में महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक पर इल्जाम है कि उन्होंने समीर वानखेड़े के अहल खाना के खिलाफ तौहीन आमेज बयानात दिए हैं। नवाब मलिक ने इंकिशाफ किया था कि समीर वानखेड़े पैदाइशी तौर पर मुसलमान है, लेकिन दर्ज फहरिस्त के जुमरे से होने का दावा करके मरकजी हुकूमत की नौकरी हासिल की है। नवाब मलिक ने आज ट्वीट कर समीर वानखेड़े के निकाहनामा और उनके दस्तखत करते हुए तस्वीर शेयर की है। वहीं समीर वानखेड़े अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात की तरदीद करते हैं।
इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर माफ कीजिएगा वसीम जुड़ चुके हैं। वसीम, ये बताएं कि पूरे मामले को लेकर के जो है ये मामला थम नहीं रहा है, जहाँ एक तरफ कोर्ट में है वहीं नवाब मलिक जो है सबूत देने की जिस तरह से ऑनलाइन सोशल मीडिया पर वो सबूत दे रहे हैं, फोटोग्राफ्स शेयर कर रहे हैं, तो वो भी पीछे हट नहीं रहे इस मामले को लेकर के। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया है कि नवाब मलिक लगातार जिस तरह से इस पूरे मामले को उठाते हुए आए हुए हैं और लगातार हर दिन किसी न किसी तरीके से एक नया खुलासा करते हुए नजर आते हैं। कभी तस्वीरें बयां करते हैं, तो आज के अगर दोपहर के बाद यानी कि 3-4 बजे के बाद हो सकता है इस मामले पे फैसला आ सकता है, क्योंकि मानहानि का दावा किया गया था। इस पर क्या कोर्ट निर्णय लेती है ये तो फिलहाल तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से नवाब मलिक ने 18 तारीख को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे और वहाँ से समीर वानखेड़े के जो परिवार है उनकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट जमा किए गए थे, उनके आधार पर आज का दिन काफी अहम है दोनों के लिए। बिल्कुल वसीम, काफी अहम है आज का दिन। बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। बुलेटिन में फिलहाल